दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर की। कल का वीडियो हम अपलोड नहीं कर पाए थे, पूरा दिन बिजी रहा मैं, सुबह से लेकर के शाम तक। ठीक है, तो बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाया था। इसी के चलते चलते कल हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, लेकिन आज हम आज का और कल का दोनों दिन का वीडियो अपलोड करने वाले हैं। आज के न्यूज़पेपर की हम शुरुआत करेंगे राष्ट्रपति शासन के साथ में। प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड आज का हमारा पहला आर्टिकल है। राष्ट्रपति शासन कैसे लगता है, राष्ट्रपति शासन यदि किसी स्टेट में लगाया जाता है तो इसके क्या मायने होते हैं, इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए, संसद में जब क्वेश्चन उठाया गया था, जब वाद विवाद चल रहा था, पार्टिकुलरली यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के, तो जो होम मिनिस्टर अमित शाह हैं उन्होंने वहाँ के का मतलब ये है मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं उनका बचाव किया। वहीं यदि आप देखेंगे कि यही चीज़ यदि वेस्ट बंगाल होता तो वेस्ट बंगाल में किस प्रकार से बड़े जल्दी राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात करी जाती थी। इसका मतलब ये है जहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है वहाँ पर राष्ट्रपति शासन बड़े आसानी से लागू हो जा रहा है, और जहाँ पर बीजेपी की सरकार है वहाँ पर उनकी गवर्नमेंट को डिफेंड किया जा रहा है। इस प्रकार का एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। अब मणिपुर में चूंकि बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो कुल मिलाकर के अमित शाह से जब बोला गया कि वहाँ पर आपने राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लागू किया, जब इतनी ज़्यादा वायलेंस वहाँ पर हुआ, महीनों तक घटनाएं घटित हुई, इसके बावजूद भी आपने यहाँ पर राष्ट्रपति शासन नहीं लागू किया, तो उनका कहना था कि देखिए वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हमारे साथ में कोऑपरेट करके चल रहे हैं, इसलिए हम वहाँ राष्ट्रपति शासन नहीं लगा रहे हैं। कुल मिलाकर के उनको डिफेंड करने का काम किया गया है। राष्ट्रपति शासन का मतलब ये होता है कि किसी भी राज्य का जो कंट्रोल है सीधे सीधे केंद्र सरकार के हाथ में चले जाता है। केंद्र सरकार के हाथ में कैसे जाएगा? किसी भी राज्य में जो वहाँ का राज्यपाल रहता है वो डायरेक्टली वहाँ का कामकाज देखने लग जाता है। मतलब जो काम राष्ट्रपति को करना चाहिए वो डायरेक्टली कौन करता है? वो वहाँ का राज्यपाल करने लग जाता है। और राज्यपाल जाहिर सी बात है किसके द्वारा भेजा जाता है? केंद्र सरकार भेजती है, वो केंद्र सरकार का आदमी रहता है। तो जहाँ पर भी राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात करी जाती तो इसका मतलब ये है आपकी जो सरकार है वो कैसी हो जाएगी? आपकी जो सरकार है कुछ टाइम के लिए कौन चलाएगा डायरेक्ट शासन? सीधे केंद्र सरकार चलाने वाली है। राष्ट्रपति शासन का मतलब होता है राज्य सरकार का निलंबन हो गया है, इसके साथ साथ में संबंधित राज्य में प्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार का शासन चालू हो गया है। इसको हम दो नाम से भी जानते हैं, इसका नाम भी आप याद रखिए, राज्य आपातकाल या फिर संवैधानिक, जिसको आपातकाल बोला जाता है। आपातकाल मतलब होता है इमरजेंसी। संविधान में इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा संविधान के आर्टिकल 356 अनुच्छेद 356 के माध्यम से केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का डायरेक्ट मतलब हो गया है प्रधानमंत्री से और उनकी मंत्रिपरिषद से। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर डायरेक्टली यदि आप देखेंगे तो कौन लगा रहा है राष्ट्रपति शासन? प्रधानमंत्री, इसके साथ साथ में उनकी मंत्रिपरिषद ये सलाह दे रही है किसको? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति फिर कह रहा है कि नहीं, इस स्टेट में अपन को राष्ट्रपति शासन लागू करना है। आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है यदि राष्ट्रपति को ये भरोसा हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि राज्य सरकार संविधान के हिसाब से नहीं चल रही है। राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर या फिर दूसरे तरीके, राज्यपाल ने कुछ बताया नहीं, कुछ डिटेल नहीं दिया है, इसके बिना भी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकता है। इसके बाद आप देखेंगे संसद में भी इस विषय पर चर्चा होना जरूरी रहता है। राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा को इसके जारी होने की तारीख से 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना जरूरी है। दोनों सदनों में इसको पास कराना जरूरी है। ऐसा नहीं कि बस राष्ट्रपति ने घोषणा कर दिया है, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन यदि इसको अनुमोदित कर रहे हैं तभी आगे बढ़ेगा। इसके अलावा देखिए
राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रत्येक प्रस्ताव, जैसे कोई व्यक्ति कोई विधायक प्रस्ताव लेके आया है, कहाँ चला गया, मान के चलो वो लोकसभा में लेके चला गया, तो किसी भी सदन द्वारा सामान्य बहुमत से पारित किया जा सकता है। यदि इसके पक्ष में जो लोग वोट डालने वाले हैं वो ज़्यादा हैं तो इसका मतलब ये है ये पास हो गया है। नॉर्मल वोटिंग होती, टोटल कितने लोग उसमें उपस्थित हैं और कितने लोग इसमें वोटिंग दिए हैं यस और नो में। इसके साथ साथ में ये दोनों सदनों के द्वारा स्वीकृत हो सकता हो तो राष्ट्रपति शासन 6 माह तक रहेगा। यदि लोकसभा ने भी यस बोल दी है, राज्यसभा ने भी यस बोल दी है, तो राष्ट्रपति शासन को हम 6 महीने तक लगा सकते हैं और मैक्सिमम इसको हम 3 साल तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन हर 6 महीने में संसद में इस प्रस्ताव को पारित कराना होगा। राष्ट्रपति शासन यदि कहीं पर लागू हो गया है तो उसका क्या क्या असर पड़ सकता है। इसका मतलब ये है केंद्र सरकार राज्य सरकार के सब काम अपने हाथ में ले लेगी और उसे राज्यपाल और अन्य कार्यकारी अधिकारियों को पावर प्रोवाइड कर देगी। वो ये घोषणा कर सकता है कि राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा किया जाएगा। वो ऐसे भी कदम उठा सकता है जिसमें किसी राज्य के किसी भी निकाय, किसी भी संस्था, किसी भी बॉडी से संबंधित प्रावधानों को वो निलंबित कर सकता है। इसके अलावा यदि ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है तो उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता है, निरसन नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति किसी भी समय एक परिवर्ती घोषणा के माध्यम से राष्ट्रपति शासन को रद्द कर सकता है, ठीक है। इसके लिए संसद से वो अनुमति नहीं लेगा, उसका जब मन करेगा कहेगा अभी हम रद्द कर रहे हैं। ऐसा तब होता है जब किसी राजनीतिक दल का नेता विधानसभा में बहुमत के लिए आवश्यक न्यूनतम संख्या में सदस्यों के समर्थन के साथ सरकार बनाने के लिए अपना दावा प्रस्तुत करता है। इसके अलावा राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड कई सारी जो सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट तक गई है और क्या क्या इसका डिसीजन आया है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 की यदि हम बात करें, इस आयोग ने ये सुझाव दिया था कि राष्ट्रपति शासन के संबंध में राज्यपाल की रिपोर्ट उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है या फिर अन्य की सरकार है इसलिए हम चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इनको यहाँ से हटाया जाए। राज्यपाल अपनी जो रिपोर्ट देगा वो उसमें उचित कारण का उल्लेख होना चाहिए। राजबन्नार समिति आई 1971 में, ठीक है। तो संविधान के आर्टिकल 356 और 357 को हटाने की सिफारिश करी गई थी कि राष्ट्रपति शासन लागू ही नहीं होना चाहिए। फिर सरकारिया आयोग आता है 1988 में। सरकारिया आयोग ने सिफारिश किया था कि आर्टिकल 356 का उपयोग बहुत ही दुर्लभ मामलों में किया जाना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए ऐसे मामले में जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफलता को बहाल करने के लिए ऐसा अपरिहार्य हो जाए। तो इसके बाद आता है 1994 का फैसला, एसआर बोमई फैसला। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन स्थितियों को सूचीबद्ध किया था, वो कंडीशन बताया था जहां आर्टिकल 356 के अंतर्गत आप पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन कब है? जब विधानसभा के आम चुनावों के बाद किसी भी दल को बहुमत नहीं मिल पाता है, उस समय में सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि यहाँ पर आप राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। फिर न्यायमूर्ति वी चलैया आयोग आया 2002 में। तो इन्होंने कुछ सिफारिश दिया कि आर्टिकल 356 का उपयोग पर्याप्त विचार विमर्श के बाद ही होना चाहिए और केवल आर्टिकल 256, 257, 355 के तहत सभी प्रावधानों के विफल रहने के बाद सब कुछ फेल हो जाए तब जाकर के ही आप वहाँ की सरकार के ऊपर कब्जा जमाएंगे। इसके बाद आया था 2007 में पुंछी आयोग। आर्टिकल 355 और 356 में संशोधन की सिफारिश इसमें की गई थी। तो इस आयोग ने केंद्र द्वारा इन अनुच्छेदों के दुरुपयोग पर अंकुश लगाते हुए राज्य के हितों की रक्षा करने की डिमांड करी थी। कुल मिलाकर के देखा जाए राज्य के लिए तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, इसलिए राज्य सरकारें जो है चाहती हैं कि यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू ना हो। इसके बाद वाली जो न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं ये इंडिजीनियस वेब ब्राउज़र की डेवलपमेंट को लेकर के हैं। सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि कैसे करके हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें।
किसी दूसरे देश के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना, वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल करना, इसका मतलब ये है हम हमारी प्राइवेसी को खतरे में डाल रहे हैं, जैसे कि चाइना करता है। ज़्यादातर जो चीज़ें हैं चाइना ने खुद अपनी डेवलप कर ली हैं, वो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहता है, वो अपनी देश की सिक्योरिटी को खतरे में नहीं डालना चाहता। तो सरकार भी यही चाहती है। इसके लिए सरकार की तरफ से कैश प्राइस का अनाउंसमेंट किया गया है, लगभग 3.4 करोड़ रुपया। इतने करोड़ रुपए का प्रॉमिसिंग किया गया है डेवलपर्स के लिए, हु हेल्प एंड क्रिएट इंडिजीनियस इंडियन वेब ब्राउज़र फॉर द वर्ल्ड। सरकार चाहती है कि हमारे देश के जो डेवलपर हैं वो एक खुद का वेब ब्राउज़र डेवलप करें। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आप गूगल का इस्तेमाल करते हैं, आप क्रोम का इस्तेमाल करते हैं, फायरफॉक्स हो गया, फायरफॉक्स मोजिला हो गया, इंटरनेट ब्राउज़र हो गया, ये सारे वेब ब्राउज़र हैं। तो सरकार चाहती है ऐसे ही कोई हम वेब ब्राउज़र अपने खुद के लिए लेकर के आएँ। इसके लिए सरकार ने इनाम की घोषणा करी है, लगभग 3.5 करोड़ रुपया का प्राइस दिया जाएगा, ऐसा कहना मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अनाउंसमेंट किया था वेडनेसडे के दिन। एक इम्पॉर्टेंट पक्ष ये है कि जो ब्राउज़र का आइडिया होता है वो एंटर्ड कर चुका है इस कंपटीशन में। We'll have to trust the controller of certifying authorities CCA, the Indian government's authority for digital signature, including SSL security extra layer certificate। देखिए, कोई भी जो ब्राउज़र है सरकार के कुछ स्टेयर से उसको होकर के गुजरना पड़ेगा, सरकार की सर्टिफिकेशन की सीढ़ियों से होकर के उसको गुजरना पड़ेगा, जैसे कि CAA है, इसके अलावा SSL है। SSL सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया जाता है टू इनक्रिप्ट वेबसाइट के इंक्रिप्शन का काम इससे किया जाता है, एंड टू मेक श्योर दैट ब्राउज़र नो दैट ए वेबसाइट इज़ नॉट बीइंग मॉडिफाइड और इम्पर्सोनेट बाय अटैकर्स। अटैक हुआ है कि नहीं हो रहा है, अटैक हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाती हैं। अब यदि हम बात करें वर्तमान समय में क्या कंडीशन चल रही है इंडिया की, तो इंडिया के पास में किसी भी प्रकार की अथॉरिटी या फिर ऐसी संस्था नहीं बनी है। हमारे पास में सर्टिफाइंग अथॉरिटी नहीं है जिसके ऊपर ट्रस्ट कर सके मेजर ब्राउज़र। एग्जांपल के तौर पर गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया और माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया। इसके चलते चलते ऐसी सिचुएशन बन जाती है जहां पर गवर्नमेंट ऑपरेट करती है एक रूट सर्टिफाइंग अथॉरिटी को। सरकार क्या काम कर रही है, सर्टिफाइंग अथॉरिटी लेकर के आ रही है दैट इज़ लीगली वैलिड अंडर इंडियन लॉ, और जो कि इंडियन कानून के हिसाब से वैलिड है। तो जो रूट सर्टिफाइंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसको सेटअप किया गया था सन 2000 में अंडर द CCA कानून। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे जो सर्टिफिकेट इश्यूज किए जाते हैं अंडर इट्स परव्यू आर लार्जली नॉट रिकॉग्नाइज बाय वेब ब्राउज़र। लेकिन इसको क्या है, वेब ब्राउज़र लोग मानते नहीं हैं, रिकॉग्नाइज नहीं करते। यहाँ जो वर्ड यूज़ किया गया है परव्यू, परव्यू का मतलब होता है परिधि, क्षेत्र, सीमा, विस्तार, कार्य क्षेत्र। तो इनका जो कार्य क्षेत्र है इसमें ये लोग इसको रिकमेंड नहीं करते हैं, ठीक है, इसको कंसिडर, इसमें ध्यान नहीं रखते हैं बिल्कुल भी। अब यदि ऐसी कोई घटना होती है तो इससे क्या होगा, दिस फॉलोज एट लीस्ट वन मेजर सिक्योरिटी लैब्स लिंक्ड टू एन इंडियन सर्टिफाइंग अथॉरिटी। और यहाँ से हमें पता चलता है हमने जो अथॉरिटी बनाए हैं यहाँ से सिक्योरिटी में लैप्सेस हमको देखने को मिल जा रहा है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं केरल से रिलेटेड है ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो केरल से रिलेटेड हम न्यूज़ देखने वाले हैं इसमें केरल के नाम को चेंज करने को लेकर के ये न्यूज़ आई है। चेंज स्टेट्स नेम टू केरलम, असेंबली रिजोल्यूशन अर्ज टू सेंटर। तो
राज्य का नाम चेंज करने की बात यहाँ पर करी जा रही है कि हमारा जो राज्य का नाम केरला है इसको चेंज करके केरलम किया जाए। इसके लिए सबसे पहले जो रिजोल्यूशन लाया गया है, प्रस्ताव लाया गया है, वो विधानसभा में लाया गया है। इसके बाद इस प्रस्ताव को लेकर केंद्र सरकार के पास गए हैं, राज्य की सरकार है, और कहना है कि इसका नाम आप चेंज करिए। केरला की असेंबली ने वेडनेसडे के दिन अननिमसली पास किया है एक रिजोल्यूशन, एक प्रस्ताव को, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार से अर्ज किया गया है, बोला गया है कि ऑफिशियल तौर पर केरल का जो नाम है वो केरलम किया जाए। असेंबली सॉट एन अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन विच टू रिफर्स द स्टेट एज केरला इन दिस रिगार्ड। इसके अंतर्गत असेंबली ने क्या काम किया है, कुछ अमेंडमेंट किए हैं कॉन्स्टिट्यूशंस में, जिसके अंतर्गत केरला को रिफर किया जाएगा केरलम के रूप में। चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन ने प्रेजेंट किया था चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन ने प्रेजेंट किया था कंटेंट ऑफ रिजोल्यूशन इन द हाउस अंडर रूल 118। किस रूल के अंतर्गत इसको प्रस्तुत किया गया था? रूल 118 के अंतर्गत, रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द केरला लेजिस्लेटिव असेंबली। वहाँ यदि हम देखें, ये जो केरलम है, केरलम को एक्सेप्ट किया जाता है और ये एक कॉमन यूज़ हो गया है मलयालम लैंग्वेज का। द स्टेट इज़ जनरली रिफर्ड टू एज केरला इन ऑफिशियल रिकॉर्ड, लेकिन वहाँ का जो सरकारी कागज़ है उसमें केरला ही इस्तेमाल में लाया जाता है, स्पेशली दोस्त इन इंग्लिश, स्पेशली इंग्लिश में जहाँ भी बातचीत होती है। वहीं यदि हम बात करें फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो स्पेसिफाई करता है, वो बताता है द नेम ऑफ स्टेट एज केरला। तो पहला नंबर का जो शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो उसने विवरण दिया है कि स्टेट का नाम केरला है। वहीं यदि देखा जाए, हमारे स्टेट का नाम केरलम है मलयालम लैंग्वेज में। स्टेट वर फॉर्म बेस्ड ऑन लैंग्वेज ऑन नवंबर 1, 1956। इस स्टेट का गठन किया गया था भाषा के आधार पर 1 नवंबर 1956 को। केरला डे इज़ आल्सो ऑन 1 नवंबर, इसलिए हम 1 नवंबर को केरला डे सेलिब्रेट करते हैं। इसलिए यहाँ की सरकार चाहती है कि हम केरला को यूनाइट करें। क्यों? मलयालम स्पीकिंग कमिटी के रूप में। यहाँ पर हमको जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पता चलती है वो है आर्टिकल नंबर 3। असेंबली ने रिक्वेस्ट किया है केंद्र सरकार को कि आप जो है कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाइए ताकि हम स्टेट गवर्नमेंट का जो केरला नाम है इसको केरलम कर सकें। ये काम किया जाएगा आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत। आर्टिकल नंबर जो 3 होता है, अनुच्छेद 3 है, ठीक है, वो डील करता है इसके अंतर्गत जैसे किसी नए स्टेट का गठन किया जाना है, एरिया को चेंज किया जाना है, बाउंड्री का निर्धारण करना है, और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, किसी का नाम चेंज करना है। तो ये सारी चीज़ों से हमारे संविधान का जो आर्टिकल नंबर 3 है वो डील करता है। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ निकल कर आ रही है वो है आर्टिकल 3। इसको आपको ध्यान रखना है कि जैसे राज्य का गठन करना है, राज्य का नाम चेंज करना है, ठीक है, बाउंड्री निर्धारित करना है, तो ये सारी की सारी चीज़ें किसके माध्यम से होती हैं? आर्टिकल 3 के माध्यम से। संविधान का आर्टिकल अनुच्छेद 3 में इन सब चीज़ों का उल्लेख किया गया है। इसके बाद हम सीधे चलेंगे एडिटोरियल वाले पेज की तरफ और देखेंगे एडिटोरियल को। तो जो पहला एडिटोरियल हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो लैपटॉप और पीसी के इंपोर्ट में बैन को लेकर के है। तो बैन जो किया जा रहा है थोड़ा सा अलग टाइप से सरकार करी है। सरकार यहाँ पर कुल मिलाकर के देखा जाए तो कमाई करने की कोशिश कर रही है और अपना जो लोकल इंडस्ट्री है उसको ऊपर ले जाना चाहती है। देखिए, सरकार ने क्या सिस्टम लेकर के आई है, जैसे कि चाइना की कोई कंपनी है, यदि वो अपना लैपटॉप इंडिया में बेचना चाहती है तो उसको टैक्स देना पड़ जाएगा। एक तो सरकार इससे टैक्स ले रही है। दूसरी नंबर की बात, यदि इंडिया का कोई व्यापारी बाहर से माल लाना चाहता है अपने देश में तो सरकार कह रही है आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाइए। रजिस्ट्रेशन करवाने का मतलब ये है कि सरकार आपसे पैसा लेगी। तो यहाँ पर दो चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि आप
HP या फिर डेल का कंप्यूटर बाहर से मंगवा रहे हैं, ठीक है, और कोई इंडिया की कंपनी का एक लैपटॉप है, इंडिया की कंपनी का एक लैपटॉप है और एक लैपटॉप है HP का। इंडिया का लैपटॉप एग्जाम्पल के तौर पर यदि देखा जाए, ठीक है, 30,000 रुपया में आपको मिल जा रहा है, ठीक है, और HP का लैपटॉप भी आपको 30,000 में मिल जा रहा है। लेकिन जो इंडियन व्यक्ति है वो HP की तरफ जाएगा, डेल की तरफ में जाएगा, क्योंकि ये ट्रस्टेड कंपनियां हैं, पूरे ग्लोबली तौर पर इनका मार्केट है, लोग इसके ऊपर विश्वास करते हैं। अब इससे क्या होगा, ये जो इंडियन कंपनी है इसकी बिक्री कम हो जाएगी। सरकार ने क्या काम कर दी, कह रही है आप रजिस्ट्रेशन करवाइए, आप हमको टैक्स दीजिए, तो जो 30,000 का लैपटॉप है वो 35,000 का हो गया HP का। तो इससे क्या होगा, अब आदमी सस्ता को देखेगा, सोचेगा इतना महंगा लैपटॉप में क्यों खरीदूंगा, तो वो इंडियन लैपटॉप को खरीदेगा। तो सरकार यही चाहती है, एक तो वो अपने मार्केट को बढ़ावा दे रही है, और दूसरे नंबर की बात यह है गवर्नमेंट कमाई कर रही है। बस दो चीज़ें यहाँ पर निकल करके सामने आती हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे देश का जो मार्केट है, हमारे यहाँ की जो लोकल इंडस्ट्री है, वो ऊपर उभर करके सामने आएगी। तो पार्टिकुलरली आप 1970 के दशक में चले गए हैं, जब हमारे देश में इस प्रकार की पॉलिसीज़ हुआ करती थी। पहले क्या है, बाहर की जो कंपनियां हैं उनको अलाउ नहीं किया जाता है, प्राइवेट कंपनियों को अलाउ नहीं किया जाता था, ज़्यादातर जो है सरकारी सेक्टर हुआ करता था। धीरे धीरे सरकार ने प्राइवेट कंपनियों के लिए अपने हाथ खोल दिए, फिर विदेशों के लिए भी अपने हाथ खोल दिए कि आप भी आइए हमारे देश में इन्वेस्टमेंट का काम करिए। तो कुल मिलाकर के देखा जाए, इस प्रकार से कंप्यूटर उपकरणों के इंपोर्ट के ऊपर आपने जो लाइसेंस की व्यवस्था लाए हैं, इससे भारत के ऊपर जो भरोसा है वो थोड़ा सा उठ जाता है। HP वाला सोचेगा कि कभी सरकार कुछ कर रही, कभी कुछ सरकार कुछ कर रही है, एक काम करते हैं, हम जो है चाइना चलते हैं, वहीं पर अपना प्लांट लगाएंगे, वहीं पर बेचेंगे। दूसरी नंबर की बात यह है कि एक चीज़ और है, HP का प्लांट यदि सरकार अपने ही देश में लगवा लेगी तो बाहर से मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा सस्ता पड़ेगा, बस ये कदम हो सकता है यहाँ पर। तो हम देखते हैं कि भारत की विदेश व्यापार नीति में अचानक से तेज़ी के साथ में बदलाव आया। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 3 अगस्त को लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, टैबलेट और सर्वर के आयात पर प्रतिबंध लगाने की सूचना जारी कर दी थी। इसका मतलब ये है, मैं एक व्यापारी हूँ, मुझे भारत में HP या फिर डेल का लैपटॉप बेचना है, तो यदि मैं बाहर से मंगवाऊँगा तो क्या होगा, बाहर से मंगवाऊंगा तो मुझे इसके लिए लाइसेंस लेना जरूरी हो जाएगा। ये प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू होने वाले थे, जिससे पूरी आपूर्ति श्रृंखला, सप्लाई चेन प्रभावित हो गई। और विशेष रूप से हम देखेंगे कि त्योहारी सीजन से पहले इन सामानों की किल्लत और उनकी कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका पैदा हो गई। जाहिर सी बात है, यदि हमारे देश में 100 लैपटॉप अभी हैं, ठीक है, सस्ते मिल रहे हैं, अब सरकार कह रही है हम और ज़्यादा इंपोर्ट नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है इनके दाम उछलने वाले हैं। तो इस प्रकार से मार्केट की कंडीशन पैदा हो गई थी। सरकार ने दलील देने की कोशिश करी थी कि ये कदम मुख्य रूप से सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं के कारण किया जा रहा है। सरकार कह रही हम हमारे देश को बचाना चाह रहे हैं, कहीं कोई हैक ना कर ले, कहीं कुछ सिक्योरिटी से रिलेटेड इशू ना हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पर किसी मोबाइल फ़ोन में स्पाईवेयर हो सकता है, ठीक। ये कदम सरकार ने एक स्कीम लाई थी, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना, जिसे बहुत कम ही फेमस हो पाया था, का लाभ उठाकर भारत में अपनी उत्पादन इकाई स्थापित करने के लिए IT हार्डवेयर उत्पादकों को एक भोतरे तरीके से धकियाने जैसा भी था, ठीक है, कि आप यहीं पर आओ, यहीं प्लांट लगाओ और आप इंसेंटिव भी पाओ। थोड़ा सा धक्का सरकार देना चाहती थी। लेकिन आप देखेंगे पर्सनल कंप्यूटर के जो उपकरणों की कंपनियां हैं वो हमारे देश में रातों रात स्थापित नहीं हो सकती हैं, और इस बात की भी चिंता बढ़ गई है कि कहीं ये कदम भारत के सॉफ्टवेयर और IT आधारित सेवाओं के निर्यात कौशल को प्रभावित ना कर दे।
इसके बाद लोग नाराज हो गए, सरकार ने लीपापोती करने की कोशिश करी और 1 नवंबर तक प्रतिबंधों को कह दिया कि नहीं, अभी हम इसको थोड़ा सा रोक लगा रहे हैं, और लाइसेंस के अनुरोधों को शीघ्र मंजूरी देने का भी वादा किया था। सरकार कह रही है तो ऐसा नहीं कि आपको लाइसेंस मिलने में लेट लगेगी, हम तुरंत काम करेंगे। और सरकार ने ये भी कहा था कि इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस के ज़माने में जो लाइसेंस राज हुआ करता था वो वाले दौर में हम फिर से वापस लौट रहे हैं। देखिए, भले ही सरकार लाइसेंस को फटाफट जारी कर दे, लेकिन ये पूरा तमाशा भारत के आईटी इंडस्ट्री के शुरुआती दिनों की याद दिलाता है, जिसे धीरे धीरे इसके बाद हम देखते हैं कि उस टाइम में क्या हुआ करता था। देखिए, जब लाइसेंसिंग का राज चलता था हमारे देश में, तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती थीं उनको वेट करना पड़ जाता था कि उनको कब क्लियरेंस मिलेगा। इसके अलावा हमारे देश का कोई यदि इम्पोर्टर है और वो मॉडर्न उपकरणों को इंपोर्ट करना चाहता है, तो इसको उचित ठहराने की ज़रूरत होगी, या फिर सॉफ्टवेयर फर्म को लाइसेंस हासिल करने के लिए नई नियुक्तियों। अब एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, जैसे कि 2022-23 के दौरान सरकार ने 28%, ठीक है, सरकार ने जितना भी पहले इंपोर्ट किया था उसमें कुछ हमको गिरावट देखने को ज़रूर मिली है, और हमारा जो इंपोर्ट है इस प्रकार के पीसी और टैबलेट का वो $5.3 बिलियन का रह गया है। अब सरकार को यदि कहीं पर लग रहा है कि सेफ्टी से रिलेटेड इश्यू हो सकता है, तो सरकार शिपमेंट को वेरीफाई करने के लिए कुछ मानदंड अनिवार्य कर सकती है। अगर सरकार चाह रही है कि हमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना है, तो वर्ल्ड लेवल पर जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो वास्तव में बंदूक की नोक पर, ठीक है, आप उनको बंदूक की नोक पर रख कर के अपने देश में इन्वेस्टमेंट करा नहीं सकते हैं। क्योंकि देश दुनिया भर में उनको स्किल्ड लेबर मिल जा रहा है, सस्ता लेबर फोर्स मिल जा रहा है, सस्ती बिजली, सड़क, परिवहन, सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हैं, बिजली अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तो वो भारत क्यों आएंगी, ये क्वेश्चन यहाँ पर खड़ा हो जाता है। लागत में यदि आप कोई भी बढ़ोतरी कर रहे हैं या फिर उपकरण संबंधी विकल्पों पर लगाई गई जो सीमाएं हैं भारत के उपभोक्ता के लिए नुकसान पैदा करेंगी, चीज़ें महंगी हो जाएंगी, हमें ख़रीदना और मुश्किल हो जाएगा। कई जो बड़े और छोटे इंडस्ट्री है उनके लिए ये न सिर्फ डिजिटल विभाजन को पार करने बल्कि डिजिटल इंडिया में तेज़ी लाने में, ठीक है, तेज़ी से ऑनलाइन हो रही सरकारी सेवाओं तक पहुंच का मसला भी है। इसके साथ साथ ने सरकार ने एक और कदम उठाया है कि गेमिंग इंडस्ट्री पर हम 28% का जीएसटी लगाएंगे। तो कुल मिलाकर के जो गेमिंग इंडस्ट्री है वो भी इससे प्रभावित होगा। जो खेलने वाले लोग हैं, जो ऐप डेवलप करने वाले लोग हैं, वो सब के सब इससे प्रभावित होने वाले हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं हाल फिलहाल में रसिया और यूक्रेन के बीच में शांति स्थापित करने के लिए एक जेद्दा सम्मेलन आयोजित किया गया। कैसे करके इंटरनेशनल जो संस्थाएं हैं उनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं दोनों देशों के बीच में पीस स्थापित करने के लिए, इसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। हाल फिलहाल में देखा जाए तो यूक्रेन युद्ध को लेकर के अभी हुआ था जेद्दा सम्मेलन, इसमें 42 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। संघर्ष खत्म करने की राह ढूंढने के लिए दुनिया की ओर से की गई सबसे बड़ी गंभीर कोशिशों में एक माना जाता है। वहीं लेकिन देखा जाए तो यूक्रेन को लेकर के अमेरिका बड़ा चिंतित हो रहा है, ठीक है, तो रसिया और यूक्रेन के बीच ये चीज़ देख रहे हैं। लेकिन जो वेस्ट बैंक वाला एरिया है और इजराइल जो उसके ऊपर हमले करते रहता है उसके बारे में कोई भी बातचीत नहीं होती है। वहीं अफ़गानिस्तान की बात कर लें, अफ़गानिस्तान में जो डेमोक्रेसी ख़त्म हुई है, फिर जो वहाँ तालिबान का राज हुआ है, या फिर हम बात कर लें म्यांमार की, जहाँ पर हम देखते हैं कि मिलिट्री का शासन चल रहा है। तो ये सब मुद्दे इंटरनेशनल लेवल पर नहीं उठाए जाते हैं, ना ही यहाँ पर पीस स्थापित करने की बात करी जाती है। लेकिन जहाँ पर भी अमेरिका को अपना इंटरेस्ट दिखता है ना, उस चीज़ को इंटरनेशनल लेवल पर उठाने की वो कोशिश करता है। कुल मिलाकर के देखा जाए नॉर्मल जैसे शांति समझौते रहते हैं उस प्रकार का ये कोई सम्मेलन नहीं था। रूस
इसमें इनवाइट नहीं किया गया और यूक्रेन और उसके जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं का मुख्य लक्ष्य था, ठीक है, शांति की दिशा में काम करने पर बड़ी शक्ति, खासकर जो ग्लोबल साउथ में हैं उनके बीच में आम सहमति बनाना। बातचीत जब हुई इसके बाद यहाँ के जो राजनयिक थे उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के केंद्रीय स्तंभों जैसे कि यूक्रेन की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता का इनका सम्मान किया जाना चाहिए। जून में आयोजित कोपहोगेन सम्मेलन जो जेद्दा में होने वाली बातचीत का पूर्ववर्ती था, इसके पहले यहाँ पर बातचीत रहा, यहाँ चाइना नहीं आया, लेकिन इस बार भारत और दक्षिण अफ्रीका के साथ चाइना, मतलब ये सभी देश युद्ध के बावजूद रूस के साथ अच्छे रिलेशन बनाए हुए हैं। इनकी भागीदारी ने शांति के वैश्विक प्रयासों को काफ़ी गंभीरता प्रदान कर दी थी। इसके बाद आप देखेंगे फरवरी के महीने में चाइना ने क्या काम किया था। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल रूप से हम इसका निपटारा करेंगे और इसके लिए एक दृष्टिकोण जारी करा था। इसमें उसने कहा था कि सभी देशों की संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता को प्रभावी ढंग से बरकरार रखा जाना चाहिए। इसके साथ साथ में उसने रूस की सुरक्षा से संबंधित मुद्दे को भी उठाया था। लेकिन जो पश्चिम के देश हैं वो चीन की आलोचना कर रहे थे कि वो कभी तटस्थ समर्थक नहीं हो सकता, हम उसकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। युद्ध शुरू होने के 18 महीने के बाद अब ये साफ हो गया है कि इसका कोई सैनिक समाधान नहीं है, आप लड़ाई करके इसका समाधान नहीं ला सकते हैं। पिछले साल खेरसान और खार्किव से अपमानजनक ढंग से पीछे हटने के बाद रूस और आगे बढ़ गया है, लेकिन अपने उद्देश्यों को पूरा कर पाने से वो अभी भी दूर है और अभी भी वो जूझ रहा है कि कैसे करके पॉलिटिक्स के तौर पर कैसे करके हम हमारे देश में इकोनॉमी को स्थिर कर सकते हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए जो पश्चिमी कंट्रीज़ हैं वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, हथियार प्रोवाइड कर रहे हैं, इसी के चलते चलते रसिया को उतनी सफलता नहीं मिल पा रही है। यूक्रेन ने रूस के भीतर घुसकर तक ड्रोन से हमले करने की क्षमता जरूर दिखाई है, लेकिन मॉस्को ने यूक्रेन के शहरों और बंदरगाहों पर बम बरसाना जारी रखा हुआ है, ठीक है। तो लेकिन ये जो चीज़ है ये दोनों में से किसी पक्ष को वार्ता के लिए बाध्य नहीं कर पा रही कि कैसे भी करके हम बातचीत करें, शांति स्थापित करें। तो जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, इनकी जो शांति स्कीम है, योजना है, उसके मुताबिक बातचीत शुरू करने के लिए रूस को उन सभी इलाकों से पीछे हटना होगा जिन पर उन्होंने कब्जा किया है, तब जाकर के हम बात करेंगे, ऐसा यूक्रेन का कहना है। वहीं रसिया की मांग है कि उसके द्वारा कब्जा किए गए यूक्रेनी इलाके, जिनमें वे इलाके भी हैं जिन पर रूसी सेना का कंट्रोल नहीं है, उनको मान्यता मिलनी चाहिए। कुल मिलाकर के कोई कुछ में मांग पे अड़ा है, कोई किसी मांग पर अड़ा है। ऐसे करके जो है शांति स्थापित करना बहुत ही मुश्किल काम हो गया है।